हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जहां हम 12th क्लास फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। हम पहले चैप्टर से कंटिन्यू एज पर सिलेबस वीडियो बना रहे हैं। हर एक लेक्चर में एज पर सिलेबस हम चल रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के बारे में। ओके, फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। होता क्या है ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता क्या है? इट इज मेजर ऑफ एबिलिटी टू होल्ड electric charge by a conductor। ये क्या है कि एक कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होल्ड कर सकता है। कैपेसिटी वही तो होती है। किसी चीज़ की कैपेसिटी क्या है, किसी भी टर्म में ले कि कोई व्यक्ति है कितना वजन उठा सकता है, वो उसकी वजन उठाने की कैपेसिटी है। कोई बंदा कितना खाना खा सकता है, वो खाने की कैपेसिटी है। लेकिन इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या होती है? वो एबिलिटी कि वो कितने चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड कर सकता है कंडक्टर, वो क्या होता है? कैपेसिटेंस। इफ क्यू चार्ज इज स्टोर्ड देन it will increase potential by V। मतलब अगर चार्ज स्टोर करेगा तो उस कंडक्टर का क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर मैं बोलूँ कि उसने क्यू चार्ज को स्टोर किया है, क्यू चार्ज को स्टोर किया है, या हमने क्यू चार्ज पुट ऑन कंडक्टर कर दिया है, तो वो क्या करेगा? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, V को वो क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। पोटेंशियल को कितने से इंक्रीज कर देगा? V से। तो क्या हुआ, जो ये Q होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है? चार्ज पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा। जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल हमारा इंक्रीज होगा। जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊं तो इसके प्रोपोर्शनलिटी का एक कांस्टेंट आएगा C, और क्या बनेगा ये? V। अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊं तो एक कांस्टेंट आता है, तो यह कांस्टेंट क्या आया? C। और दिस C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये क्या होता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, विच इज नोन एज कैपेसिटेंस। किससे जानते हैं उसको? कैपेसिटेंस से उसको जाना जाता है। तो ये C क्या होता है? ये होता है कैपेसिटेंस। अगर मैं C को लिखूं तो ये C क्या होगा फिर? Q बाई V। C क्या होगा? Q बाई V। तो हम कैपेसिटेंस को क्या बोल सकते हैं? इट इज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल क्या बोल सकते हैं? कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस को क्या बोल सकते हैं? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो क्या काम करता है कैपेसिटर? हमारे फैंस में लगा होता है, मोटर्स में लगा होता है, जो सिलेंड्रिकल शेप का छोटा छोटा होता है, जिसको ये क्या बोलते हैं? कंडेंसर भी बोल देते हैं। जो आम भाषा में जिसको कंडेंसर बोलते हैं वही क्या होता है? कैपेसिटर, कैपेसिटेंस होता है। तो देखिए ये क्या होता है? चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल काम क्या करता है? ये काम करता है Q को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। लेकिन देखिए, चार्ज को तो बैटरी भी स्टोर करती है हमारी, बैटरी का काम भी तो चार्ज को स्टोर करना है। लेकिन फिर कैपेसिटेंस इससे अलग कैसे हुआ? बैटरी से कैपेसिटेंस इस तरीके से अलग हुआ कि बैटरी को चार्ज करने के लिए भी टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। बैटरी को अगर हम चार्ज कर रहे हैं, आपके घर की बैटरी देख दीजिए, इन्वर्टर बैटरीज, उसको चार्ज करने के लिए टाइम लगता है 2 आवर्स 3 आवर 4 आवर्स फुल करने के लिए। लेकिन वो डिस्चार्ज भी क्या होती है? धीरे धीरे होती है, जैसे जैसे यूज करते जाते हैं।
लेकिन कैपेसिटेंस क्या करता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में चार्ज हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिस्चार्ज हो जाता है। आप कैपेसिटेंस की वायर को क्या करो, सॉकेट में लगाओगे, अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो चार्ज, बंद करते ही अगर उनको वायर्स को टच करेंगे आपस में तो वो डिस्चार्ज हो जाता है। आपने देखा भी होगा इलेक्ट्रिशियन करते हैं, तो वो क्या करता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बहुत बार क्या कर सकता है, सेकंड्स के फ्रैक्शन में बहुत बार चार्ज हो सकता है और डिस्चार्ज हो सकता है। इसलिए हमें जब रोटेटिंग पार्ट्स वगैरह है उनके अंदर इसकी जरूरत पड़ती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज हमारे फैन में लगा होता है जो उसको एड प्रदान करता है ताकि वो क्या कर सके, चार्ज को स्टोर करे, डिस्चार्ज करे, स्टोर करे, डिस्चार्ज करे। इसलिए ये बैटरी से कैसे अलग है, क्योंकि ये सेकंड्स में ही, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कई बार थाउजेंड्स एंड लैक्स टाइम्स क्या कर जाता है, ये चार्ज हो जाता है और उतनी बार डिस्चार्ज हो जाता है, ये उतनी बार ही क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसलिए ये कैपेसिटेंस बैटरी से कैसे अलग है, इस तरीके से अलग है। अब अगर मैं यूनिट के बारे में देखूं, यूनिट देखो सी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, तो इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, कूलम पर वोल्ट। ऑन नेम ऑफ सर माइकल फैराड, माइकल फैराडे के नाम पर इसे क्या बोला गया, फैराड। इसकी यूनिट क्या बोली गई, फैराड, जो 1 कूलम पर 1 वोल्ट को क्या बोलते हैं, 1 फैराड। 1 कूलम पर 1 वोल्ट को क्या बोलेंगे, 1 फैराड। अब 1 फैराड क्या है, एक कूलम चार्ज को स्टोर करने में हमें कितना पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। इफ स्टोर अ 1 कूलम चार्ज to increase 1 volt potential we need a 1 farad capacitance। 1 farad capacitance, 1 farad capacitance को 1 कूलम चार्ज को स्टोर करने के लिए 1 वोल्ट क्या करना पड़ा, हमें इंक्रीज करना पड़ा पोटेंशियल में, वो क्या होगा, 1 फैराड। लेकिन जो जर्नल यूनिट है, जनरल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की जर्नल यूनिट माइक्रो फैराड होती है। क्या होती है, माइक्रो फैराड। माइक्रो का पता है आपको, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, जिसके साथ माइक्रो लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁶ फैराड। बहुत टाइम तो इसको किस में भी, नैनो फैराड में भी यूज कर लेते हैं। नैनो फैराड क्या होगा, 10⁻⁹ फैराड। और पीको फैराड, पीको फैराड में भी यूज करते हैं, जो क्या होता है 10⁻⁻12 फैराड। मतलब कि हम फैराड में, क्यों, क्योंकि 1 फैराड का जो कैपेसिटेंस बनाना बहुत ही मुश्किल है, नियरली इम्पॉसिबल है, नियरली इम्पॉसिबल है। लेकिन अलग अलग कैपेसिटेंस को जोड़ के, अलग अलग कैपेसिटेंस को जोड़ के हम 1 फैराड बना सकते हैं, लेकिन अकेला 1 फैराड बनाना इट इज इम्पॉसिबल। उसको हम देखेंगे कैसे इम्पॉसिबल है ये। ओके, ये था हमारा कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपेसिटेंस, फिक्स्ड कैपेसिटेंस का मतलब है वैल्यू ऑफ दिस कैपेसिटेंस वी कैन नॉट चेंज, वी हैव टू यूज एज इट इज, ऐसे कि ऐसे उसको यूज करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू हम यूज नहीं कर सकते। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, बाय द सिंबल ऑफ दिस, इस तरीके का सिंबल होगा। ये किसका सिंबल है, कैपेसिटेंस का। और जो आया कहां से है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस से आया। कहां से आया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस से ये सिंबल आया हमारा। इसका नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, नो नेगेटिव और पॉजिटिव, इसका कोई नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। ये जैसे भी वायर के साथ जोड़ते हैं वैसे ही अपनी पोलैरिटी ले लेता है। अब किसी तरीके से जोड़ो, इस सिरे को पॉजिटिव से जोड़ो, इसको पॉजिटिव से जोड़ो, या इसको नेगेटिव से जोड़ो, इसको पॉजिटिव से जोड़ दो, कैसे भी जोड़ो,
इसकी कोई नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। जिस भी कंडक्टर या वायर के साथ इसको जोड़ेंगे वही पोलैरिटी ये ले लेगा, इसका कोई नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता। ये तो होता है फिक्स्ड कैपेसिटेंस। सेकंड आता है हमारा वेरिएबल कैपेसिटेंस। वेरिएबल कैपेसिटेंस ये कैसा होता है? इसमें जो कैपेसिटेंस होता है उसका सिंबल क्या होता है? इस तरीके से। इसका सिंबल क्या होता है? दिस टाइप एरो लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हम अपने यूज के समहाउ कुछ लिमिट तक हम इसको क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेट्स। ये प्लेट्स होती है, प्लेट्स को थोड़ा बहुत घुमा के हम अपने अकॉर्डिंग, बहुत ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा इसको यूज कर लेंगे, लेकिन कुछ हद तक हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल कैपेसिटेंस। ये क्या होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। और ये बहुत छोटे से छोटे प्लेट्स, माइक्रोचिप्स वगैरह, ये मदरबोर्ड वगैरह में, फैन में देखा होगा आपने जिसको कंडेंसर बोलते हो, मोटर होती है हमारी, इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो, उसके ऊपर भी लगा होता है, ये वाले कैपेसिटेंस होते हैं ये। ओके, सिलेंड्रिकल शेप के बेसिकली हम यूज करते हैं जो हमारे होम एप्लियंसेस होते हैं उनके अंदर। बाकी मदरबोर्ड्स वगैरह में डिफरेंट टाइप्स होते हैं, प्लेट्स, चिप टाइप, ऐसे छोटे छोटे होते हैं ये कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल कंडक्टर लिख लो, स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या कैपेसिटेंस होगा वो देखिए। देखिए एक कंडक्टर है हमारा जो किस शेप का है? स्फेरिकल शेप का है, इस टाइप से। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस क्या है? r है। r रेडियस का स्फेरिकल कंडक्टर है। ओके, तो कैपेसिटेंस कब होगा? क्या होता है? एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। इट स्टार्ट्स स्टोरिंग चार्ज। चार्ज को स्टोर करना इसने स्टार्ट कर दिया। इसने क्या कर दिया? चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। अगर इसने चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया तो इसका क्या होगा? एक पोटेंशियल होगा। इसका क्या होगा? एक पोटेंशियल होगा इस सरफेस के ऊपर। हमें पता है, फर्स्ट हमने पोटेंशियल पिछले लेक्चर में कर चुके हैं हम, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो पोटेंशियल क्या होगा? क्योंकि हमने पहले पोटेंशियल को ही किया है इस चैप्टर में, पहले पोटेंशियल किया, अब कैपेसिटेंस पे आए हैं। तो पोटेंशियल फॉर स्फीयर क्या होता है? के क्यू बाई आर। क्या होता है? के क्यू बाई आर। लेकिन यहाँ आर क्या है? कैपिटल आर। तो ये इसके लिए, स्फीयर के लिए कि ये क्या होगा? स्मॉल आर की जगह क्या लिख देंगे हम? कैपिटल आर। अगर ये स्मॉल आर होती तो ये स्मॉल आर होती। तो क्या हुआ इसमें? कैपेसिटेंस क्या आया? कैपेसिटेंस इसका स्फेरिकल एक जो कंडक्टर है उसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या है? के क्यू बाई आर, जो हम पहले कर भी चुके हैं। अब ये के क्यू, के होता क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना के, इंटू क्यू बाई आर, बिकॉज के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है इसकी वैल्यू। फॉर फ्री स्पेस के लिए, हम फ्री स्पेस के लिए ही बात करते हैं इन चैप्टर में अभी स्टार्टिंग में। तो के की वैल्यू क्या हुई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से v आ गया हमारा। v क्या आया? पोटेंशियल क्या आया? v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर, q बाई आर। ओके, अब अगर मैं बोलूं, देखिए ये v आया हमारा, और q बाई v क्या होता है हमारा? वी नो दैट जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है Q बाई वी। हमने पहले डेफिनेशन में किया है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल होता है। इन आवर केस C
क्यू हमने क्या लिया है यहाँ, स्मॉल क्यू, तो इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल क्यू बाई वी, स्मॉल क्यू बाई वी। तो अगर मैं इसको 1 लूँ एंड दिस इज 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, तो c क्या निकलेगा, देखो हमारा c विल बी q अपॉन v की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट q बाई r। अब देखिए जो ये q है और ये q है आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कैपेसिटेंस क्या आएगा 1 अपॉन 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट r। अब 1 अपॉन 1 बाई, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड से, तो ये क्या होगा c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट r, ये क्या आ जाएगा कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस किसका आया है, एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट r। अब हमने पीछे किया था जब इसकी यूनिट निकाल रहे थे कि 1 फैराड का की कैपेसिटेंस बनाना बहुत ही मुश्किल है, और मुश्किल ही क्या है, इट इज नियरली इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल ही है। तो वो क्यों है, देखिए अगर यहाँ कैपेसिटेंस की जगह C को हम ले ले 1 फैराड, C को कितना ले लिया 1 फैराड, तो C की जगह क्या लिखेंगे 1 फैराड इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। अगर मैं यहाँ से रेडियस निकालूं तो वो क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट के इक्वल, तो आर क्या होती है, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या होता है, के होता है, के होता है परमिटिविटी के इक्वल। लेकिन ये परमिटिविटी के होती है जो, वो क्या होती है 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 वैल्यू होती है इसकी, परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है। हम सिर्फ वैल्यू पे जाते हैं अभी, तो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 इसकी वैल्यू है। और अर्थ की जो रेडियस, ये रेडियस आई है इसकी, जो हम ये वाली रेडियस, और अर्थ की रेडियस कितनी होती है हमारी, अर्थ रेडियस ये होती है 6400 किलोमीटर, कितनी होती है 6400 किलोमीटर, और ये कितनी आई है इतनी मीटर। देखो इससे कितनी ज़्यादा आई है, अगर मैं इसको मीटर में भी लिखूं तो कितना होगा 3 जीरो और आ जाएगी इतनी मीटर, तो 64 इंटू 10 रेज टू पावर 5, तो ये तो फिर भी कितनी है, इससे बहुत ज़्यादा है, इससे 64 इंटू 10 रेज टू पावर 5, और ये कितनी है 9 है, ये कितनी है 9। अगर एक और जीरो 10 रेज टू पावर 6 करूँ तो 6.4, 6.4 को भी निकाल के 10 रेज टू पावर 6 आएगी, और ये कितनी है 10 रेज टू पावर 9, 1000 टाइम मोर। तो एक फैराड का कैपेसिटेंस बनाने के लिए हमें उस स्फेरिकल स्फीयर की रेडियस कितनी करनी पड़ेगी, अर्थ की रेडियस से भी बहुत बड़ी, जो कि क्या है इम्पॉसिबल है। हम बनाएंगे कहाँ उसको, दैट इज इम्पॉसिबल। इसलिए हमने बोला था कि 1 फैराड का कैपेसिटेंस बनाना क्या है, नियरली इम्पॉसिबल है, नियरली इम्पॉसिबल है। तो कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल क्या आया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट R, ये आया हमारा स्फीयर के लिए। ओके अब हम करेंगे कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट्स। किसके लिए, पैरेलल प्लेट्स है टू, उनके लिए जो यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल प्लेट है। यूनिफॉर्मली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के लिए हमने क्या किया है, कैपेसिटेंस निकालना है। 2 प्लेट्स दे रखी है, लेट अस से 2 प्लेट्स आर इन दिस फॉर्म,
ऐसे है एक प्लेट, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, ये चार्ज क्या इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैं अलग कलर से दिखा देता हूं आपको, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा इस तरीके से। इनके बीच में ही होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव मिला, अगर नेगेटिव नहीं मिला होता तो ये हर जगह से निकलता ऐसे, और यहाँ से आता भी मिलता है ये कहीं से, अगर पॉजिटिव नहीं होता तो। अब पॉजिटिव से इसको नेगेटिव मिल गया तो यहाँ हम क्या मानेंगे, इसको जीरो, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान लेंगे, जीरो। इनसाइड क्या होगा, ये बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, क्योंकि इसको नेगेटिव मिल गया ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव ही जाती है। ओके, अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस को d मान लूँ, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ओके, इन दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, d मान ली। और सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या होता है हमारा, चार्ज डेंसिटी। क्या होती है, चार्ज डेंसिटी होती है। और सिग्मा, ये जो चार्ज डेंसिटी होती है ये एरिया चार्ज डेंसिटी होती है। कौन सी, एरिया चार्ज डेंसिटी। लैम्बडा क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लेंथ के लिए होती है, लेकिन सिग्मा चार्ज डेंसिटी फॉर एरिया होती है। अब हमें पता है अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए हम इसको क्या लेते हैं, प्लस सिग्मा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए क्या लेते हैं, माइनस सिग्मा। ये हम लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली थी, पैरेलल प्लेट्स के लिए हम पहले कर चुके हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में पैरेलल प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमारे पहले लेक्चर्स में, अगर आपको नहीं पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में जाके फॉर पैरेलल प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है पैरेलल प्लेट्स के लिए। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किसके लिए होती है, पैरेलल प्लेट्स के लिए। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए देखूं, पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस क्यू चार्ज है, तो उसके लिए क्या होगा, सिग्मा को पॉजिटिव ही लूंगा, डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा ना। चार्ज क्या पॉजिटिव ही है। अगर मैं नेगेटिव चार्ज के लिए देखूं, माइनस क्यू के लिए, तो माइनस तो पहले ही आ जाएगा क्योंकि चार्ज आया होगा माइनस, लेकिन उसके लिए सिग्मा क्या लेना है, माइनस सिग्मा लेना है, डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव के लिए हो गया। तो अगर मैं दोनों के लिए इकट्ठा निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अगर मैं टोटल निकाल लूँ तो ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव को जोड़ देंगे इसके बीच में, इनसाइड है ये, क्योंकि बाहर तो क्या होगा, जीरो होगा। तो ई जो हमारा इनसाइड आएगा पैरेलल प्लेट्स के, तो वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों क्या है, ये पॉजिटिव ही आए, 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये आप ऐसे भी ना करो तो वैसे भी लिख सकते हो क्योंकि हम नेगेटिव ले चुके हैं ना। तो ई इनसाइड क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से ई इनसाइड जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बस ई से ही इसको डिनोट कर दूँ तो क्या निकला हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इनसाइड ही होगा ये, बाहर तो होगा नहीं। टोटल क्या निकलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वो क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट के मतलब पोटेंशियल को लीनियर उनकी डिस्टेंस से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब कि ऊपर पोटेंशियल और नीचे लीनियर डिस्टेंस, तो लीनियर डिस्टेंस हमारी क्या है D, V बाई D होता है। हमने पहले किया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर रिलेशन निकाली थी ना हमने, इससे पहले शायद सेकंड पार्ट है जो इस चैप्टर का, उसमें किया था। अगर आपको नहीं पता है तो ये वहां जाके आप देख सकते हैं। E इज इक्वल टू वी डी होता है, E इज इक्वल टू वी डी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को लीनियर डिस्टेंस से हम डिवाइड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। और हमने निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आया था, हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल आया था। तो अब देखिए यहां से अगर मैं देखूं, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या देखेंगे, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू V बाई D। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V बाई D, V बाई D। अब ये सिग्मा होता क्या है, सिग्मा क्या होता है एरिया चार्ज डेंसिटी। क्या होता है एरिया चार्ज डेंसिटी, मतलब कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर चार्ज ले तो हम Q है Q अपॉन A, Q अपॉन A, सिग्मा क्या है Q अपॉन A। तो इसकी जगह सिग्मा की जगह क्या लिखे हम Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू V बाई D। हमें निकालना क्या है कैपेसिटेंस निकालना है, और कैपेसिटेंस होता क्या है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। अगर मैं Q बाई V को इस साइड ले आऊँ, एप्सिलॉन नॉट A इधर चला गया बाई D, तो यही क्या होता है Q बाई V क्या होता है हमारा कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। पैरेलल प्लेट्स के लिए कैपेसिटेंस हमारा क्या आया एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये क्या आया हमारा पैरेलल प्लेट्स के लिए कैपेसिटेंस आया हमारा। ओके, अगर पैरेलल प्लेट्स के लिए कैपेसिटेंस निकालना है तो वो क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जहाँ D क्या है इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। अब देखिए अगर हमें कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है किसी गिवन कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटेंस को क्या करना है इंक्रीज करना है, तो हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा एप्सिलॉन नॉट को इंक्रीज करना पड़ेगा, एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा, और D को क्या करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन कितना कर सकते हैं हम D को डिक्रीज, D को डिक्रीज करना पड़ेगा ना। D को कितना डिक्रीज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम ही डिक्रीज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्लेट्स आपस में चिपक जाएंगी, तो दो प्लेट्स का काम ही नहीं करेगी, वो एक रहेगी। मतलब क्या है D को कम करने के लिए हमारे पास क्या एक लिमिट ही तो है, कितना कर सकते हैं। अगर ज़्यादा किया तो दोनों चिपक जाएगी ना, D को और किया तो D को नहीं हम ज़्यादा कर सकते। एरिया को हम अगर कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो एरिया को क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि प्रोपोर्शनल है ना इसके, एरिया को क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन एरिया को भी हम कितना इंक्रीज कर सकते हैं एज पर यूजेबिलिटी। अब देखिए फैन के ऊपर हमें कैपेसिटर लगाना होता है, अगर फैन से बड़ा ही कैपेसिटर लगा दिया तो फैन क्या वर्क करेगा, उसके ऊपर वेट भी ज़्यादा होगा, लगाने में भी दिक्कत होगी, मोटर क्या वर्क करेगी। तो एरिया को भी इंक्रीज करना हमारी क्या है लिमिट है, एक हद तक ही तो कर सकते हैं हम। कितना, अगर हमारे पास साइज ही कम है उसके अंदर करना फिट करना है तो उसको भी एक हद तक कर सकते हैं। तो बेस्ट वे टू इंक्रीज कैपेसिटेंस इज टू इंक्रीज एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट को अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्सिलॉन नोट किसके का क्या किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। तो क्या करें हम, क्या कर देंगे कैपेसिटेंस के मटेरियल को चेंज कर देंगे जिससे हाई कैपेसिटेंस ये दे, कैपेसिटेंस के मटेरियल को चेंज कर देंगे जिसका एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ज़्यादा होगी। उतने ही साइज में जिस मटेरियल की परमिटिविटी ज़्यादा होगी उसको हम चेंज कर देंगे तो कैपेसिटेंस हमारा क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या बढ़ेगा हमारा एप्सिलॉन नोट इंक्रीज हो जाएगा और हमें एरिया और डिस्टेंस को भी क्या नहीं करना पड़ेगा, अनटच रखेंगे, छेड़ना नहीं पड़ेगा इनको। तो एप्सिलॉन नोट को हम इंक्रीज कर देंगे। तो कैपेसिटेंस भी किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और कैपेसिटर के साइज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि एरिया भी बढ़ा सकते हैं ना।
डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन डायमेंशन साइज को हम एक लिमिट तक क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। डी को एक लिमिट तक कम कर सकते हैं, अगर ज़्यादा किया तो वो दोनों प्लेट्स क्या होगी, चिपक जाएगी और क्या करेंगे दोनों के दोनों। हाँ, कर जरूर सकते हैं हम, साइज पे भी डिपेंड करता है और नेचर पे भी, लेकिन मेन अगर हम करें साइज को कांस्टेंट रखना है हमारे यूजेबिलिटी के हिसाब से, तो एप्सिलॉन नोट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। मतलब कि परमिटिविटी जिस मटेरियल की ज़्यादा होगी, क्यूसी कैपेसिटेंस की दूसरे मटेरियल को लगाएंगे जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा है। अगर परमिटिविटी ज़्यादा है, सेम साइज का उसको रखेंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आज के लिए हमारे लेक्चर में इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।